गुड मॉर्निंग। देखो भाई, कल जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने एक टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स, ये हमारा क्लियर हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम किसकी बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे? इस देखो टॉपिक का अगर देखिए, टॉपिक के नाम से मैं पता चला स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, मतलब हम रिलेशनशिप निकालेंगे एरिया और स्पीसीज के बीच में। ठीक है, यहाँ एक वर्ड सुनेंगे स्पीसीज रिचनेस, जिसको हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया, नंबर ऑफ स्पीसीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताया क्या गया है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है हमारे, साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो भाई साइंटिस्ट जो है इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, इन्होंने क्या बताया एरिया और स्पीशीज में क्या रिलेशन बताया है। इन्होंने बोला कि स्पीशीज रिचनेस जो है वो बढ़ती है किसके साथ, जब हम एरिया बढ़ाते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इन्होंने बताया। लेकिन एक और चीज बताई इन्होंने कि एरिया बढ़ाने के साथ स्पीशीज बढ़ रही है, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट ऐसी भी आएगी कि एरिया में बढ़ा दूंगा कितना भी, लेकिन स्पीशीज नहीं बढ़ेगी। एक एरिया ऐसा भी आएगा, मतलब एक जगह एक लिमिट ऐसी भी आएगी कि मैं एरिया बढ़ाते जाऊंगा लेकिन स्पीशीज नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है तो स्पीशीज रिचनेस, नंबर ऑफ स्पीशीज भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन एक लिमिट ऐसे आती है कि कितना भी एरिया बढ़ा लूँ मैं, स्पीशीज जो है वो नहीं बढ़ेगी। ये इन्होंने बताया। ठीक है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसी को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये ग्राफ, ये इसका वाई एक्सिस, ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, ये वाई इसका एक्स एक्सिस, ये हो गया। तो इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। तो ये जो है वो किसको शो कर रहा है, एरिया। ये किसको शो कर रहा है, एस या स्पीशीज रिचनेस को शो कर रहा है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, ये इधर की तरफ चल रहा है, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्पीशीज रिचनेस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन एक जगह ऐसी आई यहाँ से जितना भी एरिया में बढ़ा दूँ, लेकिन अब क्या हो गई, स्पीशीज रिचनेस क्या हो गई, यहाँ पर स्टेबल हो गई, ये नहीं बढ़ रही है। मतलब यहाँ कितना भी एरिया बढ़ाता जाऊँ मैं, लेकिन स्पीशीज रिचनेस अब नहीं बढ़ेगी। कहने का मतलब इसका ये है। तो क्या हुआ इससे कि इन्होंने क्या बोला, यही बोला कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है तो स्पीशीज रिचनेस पहले बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगी। जैसे जैसे एरिया बढ़ता रहता है तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन लिमिट तक ही बढ़ेगी। और जैसे ही लिमिट आई तो स्पीशीज जो है वो स्टेबल हो जाएगी, वो नहीं बढ़ेगी, एरिया बढ़ा दो कितना भी बढ़ाना है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। इसको एरिया बोलते हैं इसको। तो इसका जो ग्राफ आता है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला। इसका जो ग्राफ आता है, इसका जो स्केल आता है वो कैसा आता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला का एक ग्राफ इसका बनता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे आगे क्या दिया हुआ है, आगे ये दिया हुआ है कि अगर देखो यहाँ इसी को मैं, इससे मैं अगर कोई फॉर्मूला बना रहा है, इसी से मैं इसका एक फॉर्मूला बना रहा हूँ। मैंने बोला एस किसके है, ए के। अगर मैं इस डायगोनल प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में करना चाहूंगा तो मेरे को कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, कांस्टेंट यहाँ पर जेड लगा रहा हूँ, ये जेड पावर के फॉर्म में जेड लगा रहा हूँ। ठीक है, जेड यहाँ क्या है, एक्स हमें पता है, स्पीशीज रिचनेस है, ए हमें पता है, एरिया है। सी यहाँ पर क्या है, वाई इंटरसेप्ट। और जेड यहाँ क्या है, लाइन ऑफ स्लोप। ठीक है, जेड क्या है, लाइन ऑफ स्लोप, और सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। ये वाई इंटरसेप्ट क्या है,
देखो यहाँ पर हमने दो एक्सिस लिए हैं ग्राफ में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जहां से मैं स्टार्ट करूंगा ग्राफ बनाना, जैसे मान लो यहां से मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं जहां से मैं स्टार्ट करूंगा थोड़े बहुत स्पीसीज तो होगी ना पर्टिकुलर एरिया में। तो मान लो मैं यहां से y के इस हिस्से से क्या कर रहा हूँ, इस ग्राफ को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो y के इस हिस्से से ये क्या कर देगा, इंटरसेप्ट करेगा जहां y के इस हिस्से को काट रहा है यहाँ पर। तो ये जो है वो क्या कराएगा, y इंटरसेप्ट कहलाएगा, c कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। तो जिस भी रीजन का मेरे को क्या करना है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो जहां से स्पीसीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 50 स्पीसीज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से ये जो y इंटरसेप्ट कितना हो गया, 50 हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मान लो यहाँ से 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो c की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मानेंगे c की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, क्लियर है। इसके बाद z जो लाइन ऑफ स्लोप को शो कर रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि लाइन ऑफ स्लोप मतलब ये जो जितने ढलान है इसकी, जितना स्टीपर है ये ग्राफ, ये किसको शो कर रहा है, z। तो ये भी अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग जिसका एरिया और स्पीसीज का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, उस एरिया के अकॉर्डिंग ये जो स्लोप है वो भी क्या होगा, डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा। क्या हर जगह का ये स्लोप, हर जगह का ग्राफ सेम थोड़ी आएगा, ये जो इसका स्लोप है वो कई जगह डिफरेंट होगा। कहने का मतलब ये कि कहीं स्लोप इस तरह का होगा, कहीं इस तरह का होगा, कहीं इस तरह का स्लोप होगा, कहीं ज़्यादा स्टीपर होगा, अलग अलग तरह का क्या होगा, ये स्लोप होगा। ये जो ढलान है वो अलग अलग हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, z वैल्यू। जितना ज़्यादा स्टीपर होगा, जितना ज़्यादा स्टीपर होगा, जितना ज़्यादा स्टीपर होगा ग्राफ, उतना ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होगी। जितना ज़्यादा स्टीपर है उतना ज़्यादा क्या होगा, स्पीसीज रिचनेस होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये हमें याद रखना है। तो इसी से एक फॉर्मूला बना लिया हमने, s इज इक्वल टू सी ए की पावर z, ये फॉर्मूला बना लिया, s इज इक्वल टू सी ए की पावर z, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो फॉर्मूला है हमारा s इज इक्वल टू सी ए की पावर z, इसको क्या किया, इसने मैथमेटिक या लॉग की फॉर्म में ले लिया, इसको क्या कर दिया, इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह की इक्वेशन को जब हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, s इज इक्वल टू सी ए जेड। तो इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, log s इज इक्वल टू log c प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, हमें याद रखना है, z log a। तो भैया कुछ नहीं है, ये कुछ इक्वेशन कुछ नहीं है, इसी को हमने क्या किया है, लॉग की फॉर्म में लिखा है, तो कुछ नहीं करा है, इसी फॉर्मूले को हमने लॉग की फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं करा है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब इस इक्वेशन में मैं इस फॉर्मूले को जब इस इक्वेशन में लिख दूंगा तो इससे जो ग्राफ बन रहा था वो बन रहा था रेक्टेंगल हाइपरबोला का, लेकिन इससे जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ शो करेगा स्ट्रेट लाइन, ये हमें याद रखना है, लॉग लॉग स्केल बोलेंगे इसको, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए ग्राफ होगा रेक्टेंगल हाइपरबोला। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ जो लॉग में हमने डाला है या लॉग से जिसको बता रहा हूँ उसको, उसके लिए जो होगी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके बाद इन फॉर्मूलाज का यूज करके साइंटिस्ट ने जो है एवरेज जेड वैल्यू निकाली है, एवरेज जेड वैल्यू निकाली वो कितनी है, 0.12, 0.2। ये एवरेज जेड वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर रीजन की हो सकती है, पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर रीजन की, छोटी जगह की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर क्या करें कि अगर हम क्या ले लें, कॉन्टिनेंटल ले लें, एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल ले लें और उसकी जेड वैल्यू में निकालना चाहूँ तो उसकी जेड वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, 0.62, 1.2। उसकी जेड वैल्यू कितनी होगी, 0.62, 1.2। ये दोनों वैल्यूज हमें याद रखनी है। जेड वैल्यू निकाली कहाँ से होगी, इस तरह के फॉर्मूले यूज किए होंगे उस जगह के लिए, उस एरिया के लिए जहाँ का जेड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उससे इन्होंने क्या निकाली है, जेड वैल्यू निकाली है, और उस जेड वैल्यू को निकाल कर फिर उन्होंने क्या किया है,
स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल के साथ जेड की वैल्यू दे रखी है, उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को पूरा पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द पायोनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द wilderness of South American jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness increase with increasing explored area. ठीक है, but only up to a limit. In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa, angiosperm plants and birds, bats, freshwater fishes turn out to be a rectangular hyperbola. ठीक है, इन्होंने बोला कि विदिन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया। जैसे जैसे एरिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, स्पीसीज रिचनेस क्या हो रही है, वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और उसके लिए में उन्होंने क्या दिया, एक ग्राफ दिया जो कि कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था ऑन लॉगरिथम स्केल। द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। लेकिन अगर लॉग की फॉर्म में इसको दिखाएंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ जेड लाइन इन रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप और रीजन। पर्टिकुलर रीजन के लिए वैल्यू क्या दे रखी है, 0.1 to 0.2। ये वैल्यू दे रखी है पर्टिकुलर रीजन के लिए। जैसे एग्जांपल दिया है उसने, वेदर इट इज द प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया। मतलब ब्रिटेन के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी, और कैलिफोर्निया या मोलसेस के अंदर जो बर्ड्स हैं उनकी जो जेड वैल्यू है वो क्या है, सेम है, सिमिलर है, लगभग क्या है, सिमिलर है। दोनों की जेड वैल्यू क्या है, लगभग सिमिलर है। बोल रहे हैं ना स्लोप ऑफ रिग्रेशन। अच्छा, जेड को जो हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जेड को हम क्या बोल रहे हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट बोल रहे हैं। तो स्लोप ऑफ रिग्रेशन का मतलब यहाँ पर यही है कि जेड की वैल्यू जो है वो प्लांट इन ब्रिटेन और बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, दोनों के लिए जेड की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग द वेरी लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स, एंटायर कॉन्टिनेंट्स, यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ लाइन टू बी मच स्टीपर। जैसे जैसे आप कॉन्टिनेंट की तरफ जाते हो, बड़ा एरिया ले रहे हो, तो लाइन जो है या स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीपर हो जाता है, ढलान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जेड वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितनी जाएगी, 0.6 to 1.2। फॉर एग्जाम्पल, for frugivorous fruit-eating birds and the mammals in the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1.15। ठीक है, तो इसने एक एग्जांपल लिया है कॉन्टिनेंट का कि फ्रगिवोरस जो हैं बर्ड्स, एक तरह की फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं फ्रगिवोरस जो है, एंड मेमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया है इसने। वहाँ पर बोला है कि मेमल्स और जो फ्रगिवोरस है उनका लगभग जेड वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आएगी, 1.15 आएगी। ठीक है, तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा कुछ हार्ड एंड वो नहीं है कि बायोलॉजी के अंदर जनरली क्या होता है कि इस तरह के लॉ वगैरह, ये ग्राफ वगैरह देखकर या फॉर्मूला देखकर हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्या आ गया, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो सिंपल सा ही है, इकोलॉजी में इस तरह के ग्राफ वगैरह देखते रहते हैं हम, तो सिंपल सा ही है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑन द इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम के अंदर क्या दे रखा है, इन्होंने यही बोल रहे हैं कि क्या डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम पे कोई फर्क पड़ता है। ये बोल रहे हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर आंसर तो नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक हमारे साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने ये बोला, जिनका नाम है डेविड टिलमैन। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई इन्होंने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर प्लॉट्स बनाए, उन प्लॉट्स को इन्होंने जो है वो स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किए। वहाँ पर उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जहाँ पर स्पीसीज ज़्यादा होगी, मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास। तो दो बातें बोली इन्होंने एक्सपेरिमेंट में कि अगर स्पीसीज ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर प्लॉट की या पर्टिकुलर एरिया की, तो वहाँ पर वेरिएशन के चांसेस कम है, वहाँ वेरिएशन क्या होगा, ईयर टू ईयर कम होगा। एक बात और बोली, जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हायर होगी। ये दो चीज़ें इन्होंने बताई इस पैराग्राफ के अंदर जिन्होंने
जिसकी हम बात कर रहे हैं। आगे जो पैराग्राफ है उसमें यही बोला गया है, क्या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, जो स्पीसीज ख़त्म हो रही है, क्या उन स्पीसीज के ख़त्म होने से ह्यूमन की एक्टिविटी पे या ह्यूमन पे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे इसने कुछ एग्जांपल दिए इस पैराग्राफ के अंदर। वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम है बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स फ्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर। ट्री फ्रॉग तो वेस्टर्न घाट में रहने वाले ट्री फ्रॉग की स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जिसने बोला है, आगे इसने बोला है कि 20,000 एंट स्पीसीज हैं, जिनमें से अगर 15,000 रह जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा इकोसिस्टम पर, या हम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हमारी लाइफ पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या अर्थ से कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये चीज़ इसने बताई है। तो इसका भी इन्होंने बोला है कि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते कि हाँ स्पीसीज का फ़र्क पड़ेगा, स्पीसीज का एक्सटेंट होने का फ़र्क पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज से कितना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। इसको समझ लेते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवर्ट का सिंपल सा मीन है बोल्ट, पॉपर का मीन है कि कॉपी करना, मतलब निकालना। बोल्ट कहाँ से निकालेंगे भाई, कहाँ क्या है, इकोलॉजी पढ़ते पढ़ते हम कहाँ बोल्ट में चले गए हैं। तो मतलब क्या है इसका वो समझ लेते हैं। इसने एक एग्जांपल दिया है कि एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है। इस एरोप्लेन को मैं एक इकोसिस्टम की तरह मानता हूँ। इस एरोप्लेन को मैं एज ए इकोसिस्टम इमेजिन कर रहा हूँ कि ये एरोप्लेन क्या है, एक इकोसिस्टम है। हमें पता है कि एक एरोप्लेन जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बोल्ट्स लगे होंगे, रिवेट्स लगे होंगे, काफ़ी ज़्यादा पैचेस लगे होंगे, इस तरह के रिवेट्स लगे होंगे एक एरोप्लेन को बनाने के लिए, उसकी बॉडी को बनाने के लिए, उसकी बॉडी बनाने के लिए बोल्ट्स लगे होंगे। उसके अंदर जो उसकी एसेसरी है उसको फिट करने के लिए अलग अलग रिवेट्स या बोल्ट्स लगे होंगे, उसकी सीटें लगाने के लिए, उसकी विंडोज़ लगाने के लिए, उसके विंग्स लगाने के लिए, सब जगह बोल्ट्स लगे होंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और तो ये बोल रहा है कि एरोप्लेन तो क्या है, इकोसिस्टम है, और उस एरोप्लेन के अंदर जो लगे हुए रिवेट्स है वो क्या है, स्पीसीज है। उसके अंदर लगे हुए जो रिवेट्स है वो क्या है, स्पीसीज। उसके अंदर लगे हुए रिवेट्स क्या है, स्पीसीज। एरोप्लेन क्या है, इकोसिस्टम, रिवेट क्या है, स्पीसीज है। अब ऐसा है कि ऐसा बोला जा रहा है कि उस एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ जो भी पैसेंजर है वो क्या कर रहा है, एक एक करके उस एरोप्लेन के रिवेट्स जो है वो निकालता जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे उसके अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर है वो जैसे एरोप्लेन से उतरेगा वो एक रिवेट अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो उस एरोप्लेन के जो रिवेट्स है वो कम होते जाएंगे, तो एरोप्लेन जो है वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि एरोप्लेन के जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये एरोप्लेन के पार्ट जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, एरोप्लेन उड़ने लायक नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसने क्या बोला कि एक एरोप्लेन के अंदर अगर हम बात करें एरोप्लेन के अंदर की, एरोप्लेन के में अगर हम बात करें एरोप्लेन के अंदर की, एरोप्लेन की जो अंदर लगी हुई एक्सेसरीज है, सीट्स हैं या जहाँ पर हम लगेज रखते हैं वहाँ के बोल्ट्स हैं, ठीक है, या सीट्स वगैरह के जो बोल्ट हैं या विंडो के जो बोल्ट हैं वो बोल्ट हम खोलते हैं, ठीक है, वो बोल्ट हम खोलते हैं, उनको लेके जाते हैं। तो वहाँ से अगर बोल्ट खोलने की शुरुआत करते हैं तो एरोप्लेन को डैमेज होने में काफ़ी टाइम लगेगा। या एरोप्लेन या उन बोल्ट्स को खोलने से क्या एरोप्लेन के चलने में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। भाई मैं अगर सीट का बोल्ट खोलता हूँ या विंडो के बोल्ट खोलता हूँ या इस जगह के बोल्ट खोलता हूँ या इंटरनल बोल्ट खोलता हूँ, एसेसरीज जो लगी हुई है प्लेन के अंदर उनके मैं बोल्ट खोलता हूँ, तो एरोप्लेन के चलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं एरोप्लेन की विंग जो है, विंग की बोल्ट पहले खोल लेता हूँ। अगर मैं एरोप्लेन के विंग की बोल्ट पहले खोल लेता हूँ, उसके जो विंग है उनके बोल्ट पहले खोल लेता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या एरोप्लेन उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। मतलब ये है कहने का कि हमारे इकोसिस्टम में भी ऐसा ही है कि कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके एक्सटिंक्ट होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इकोसिस्टम पे, या वो धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे क्या कर रही है, इकोसिस्टम खत्म कर रही है बहुत धीरे धीरे। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनको की स्पीसीज बोल सकते हैं, जो क्या करती हैं, अगर वो चली गई इकोसिस्टम से तो इकोसिस्टम जो है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है इसका, बात समझ में आई क्या? और इस चीज को इस तरह से रिलेट करके चलेंगे कि ऐसा तो है नहीं कि जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ये एक्सटिंक्ट होने का या जो अभी एक्सटिंक्ट हो रही है, या ये जो हम देख रहे हैं ये स्पीसीज अभी एक्सटिंक्ट हो रही है, पहले एक्सटिंक्ट होती नहीं थी। ये स्पीसीज पहले तो सर्वाइव करती थी, एक्सटिंक्ट होती नहीं थी, ऐसा नहीं है। जब से ऑर्गेनिज्म बने हैं, जब से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, जब से स्पीसीज बन रही भी रही है, नई स्पीसीज आ भी रही है और पुरानी स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो रही है, लेकिन वो एक नेचुरल तरीके से हो रही है। नेचर जो चाहती है वो कर रही है, वो नेचुरल है, ठीक है। तो वहां पर इकोसिस्टम में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि नेचर को पता है कि ये जा रही है तो इसकी जगह कोई अल्टरनेटिव को रखना पड़ेगा, ये नेचुरल है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर इस नेचुरल फिनोमिना के अंदर, नेचुरल प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर हो गया किसका, हमारा या किसी दूसरे का, या ह्यूमन बींग्स का इंटरफेयर हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी का इंटरफेयर हो गया, तो वहां पर क्या होगा? जो एक्सटेंशन नेचुरल चल रहा था वो अब आर्टिफिशियल तरीके से होगा, वो एक्सटेंशन अब क्या होगा, ज़्यादा होगा, इकोसिस्टम जो है ज़्यादा अफेक्ट होंगे। कहने का मतलब इसका ये, ठीक है। तो ये था हमारा रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसको रिलेट करके चलाया हमने इकोसिस्टम से कि इकोसिस्टम और इसमें क्या फ़र्क है। तो पूरा प्रॉपर आंसर तो नहीं दे सकते कि स्पीसीज कम होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनको जाने से इकोसिस्टम पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके जाने से इकोसिस्टम जो है वो क्या हो सकता है, कंप्लीटली डिस्टर्ब हो सकता है कम टाइम में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये, है ना। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू ऑफ द इकोसिस्टम, की इकोसिस्टम पर स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर आंसर तो यहाँ किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया है कि हाँ क्या प्रॉपर क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसी से रिलेटेड आंसर दिए हैं इन्होंने कि अगर है ऐसा स्पीसीज डाइवर्सिटी का अगर फर्क पड़ रहा है तो इस तरह से फर्क पड़ सकता है, नॉट एग्जैक्ट, लेकिन ये हम बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू।